नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से फर्स्ट ग्रेड 2013 के पेपर की हम चर्चा करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न 2013 में पूछे गए थे और जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज हम बात करेंगे टोटल 75 क्वेश्चनों की और 2013 का पेपर होगा, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं हमारे प्रश्नों की सीधी। देखिए, पहला प्रश्न हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो इसमें बात करें हम, जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ के थे ये, एक तो याद रखना, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने हम बात करें तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। एक तो ये याद रखना, उस टाइम जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह थे। और वहाँ पे हम बात करें कैप्टन कौन था? हितकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को क्या है? हराया था। ये याद रखना है। तो ठाकुर कुशाल सिंह इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गजब का क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आप जब नानक क्लासेस की आरबीएससी पुस्तक पढ़ेंगे, नानक क्लासेस की आरबीएससी पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से उस पुस्तक को ले आना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक एक टॉपिक से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं शिव सर के द्वारा। बाकी आपने टेलीग्राम पर वीडियो देख लिया होगा और उसको ले आना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखिए, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल के अंदर, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल और जोरावर सिंह को कहीं जेल नहीं भेजे गए थे, क्योंकि जोरावर सिंह पकड़े ही नहीं गए थे और ये कुछ साल तक गुम रहे और अमरदास बैरागी के नाम से भी रहे जोरावर सिंह। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो तो 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम बात करें अर्जुन लाल सेठी को निमाज हत्याकांड के कारण, किसमें? निमाज हत्याकांड में ये फंसे थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी को कितने वर्ष की? 7 वर्ष की सजा हुई थी। एक तो याद रखना है, इनको 7 वर्ष की सजा हुई निमाज हत्याकांड में। वेलूर जेल जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हाँ, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर है। और वहाँ पे भेजा। फिर हम बात करें केसरी सिंह बारट को क्यों जेल में भेजा, हजारीबाग जेल के अंदर? तो इन्हें भेजा था, ये जोधपुर के राम सनेही महत साधु प्यारीलाल हत्याकांड में ये फंसे थे। साधु प्यारीलाल हत्याकांड में फंसे थे और 20 वर्ष की सजा इन्हें दी गई थी। और हजारीबाग जेल है बिहार के अंदर। कहाँ पे है? बिहार के अंदर। दूसरा, विजय सिंह पथिक की बात करें तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का आयोजन करने के कारण इन्हें टोडगढ़ जेल में जो है भेजा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल मैंने बता दी आपको। आगे देखिए, भी प्रश्न बात करेंगे। फिर देखो, किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न आया है। आंदोलन की घटनाएं व आंदोलन घटनाओं के प्रारंभ में होने वाला वर्ष। किसान आंदोलन के बारे में देखिए, अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें। देखिए, ये हमें बताना है कि कौन कौन से आंदोलन कब हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता है कि भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। ठीक है, मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र में साधु सीताराम दास का नेतृत्व किया था। कब? साधु सीताराम दास ने 1897 हो जाएगा। और फिर इसके अंदर 1916 में कौन आए थे? श्री विजय सिंह पथिक भी आए थे। फिर सीकर किसान आंदोलन की हम बात करेंगे तो सीकर किसान आंदोलन की हम बात करेंगे तो ये हुआ था अपने 1922 के अंदर, सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, उसके बाद में डाबड़ा डाबड़ा कांड हुआ था 1947 के अंदर और चंडावल जो हुआ था 1945 के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है, और 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बुलाया गया था इसके कारण। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान गुहिलियों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा है जो ब्राह्मण उत्पत्ति के विरुद्ध है? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसकी हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा GH ओझा। कौन हो जाएंगे? GH ओझा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला देखिए, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। पदाधिकारियों का उल्लेख
यह आता है। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, उल्लेख यह आता है। तो इसकी हम बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, इसका आंसर हो जाएगा राजपुरुष। क्या हो जाएगा? राजपुरुष। प्रतिहार शब्द की हम बात करें तो प्रतिहार शब्द गुहिल, चौहान, चालुक्य आदि की भांति किसी वंश का प्रवर्तक नहीं है और न ही किसी जाति का सूचक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए भी अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। कितनी बार भेजा? तो इनको भेजा था भी 6 नंबर, 2 बार, यानी 3 बार भेजा था। कितनी बार? 3 बार भेजा था। ये आपको याद रखना है महाराणा प्रताप के समय। ठीक है, एक तो भेजा था इन्होंने 1577 में, ठीक है, दूसरा भेजा था 1578 में, फिर तीसरा हम बात करेंगे 1579। तीसरी बार जब भेजा तो 79 के अंदर। ये तीनों सन आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 बार भेजा, 77, 78 और 79 के अंदर भेजा था। ठीक है, आगे देखिए भी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर। कब हुई थी? 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 के अंदर। कहाँ पे हुई थी? वर्धा के अंदर। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर इसकी जो है स्थापना होती है। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। और आपसे पूछे राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपसे पूछा जाए, राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, सेवा संघ की स्थापना ये आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा 1920। और कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी? अजमेर के अंदर राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी, यहाँ पे गोरी है, के बीच के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो कितने भी? 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? तो इसमें एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध, ये दोनों इनके बीच हुए थे। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर और दूसरा 1192 के अंदर। 1191 और 1192 के अंदर दोनों युद्ध हुए। लेकिन ये तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। पहले में पृथ्वीराज तृतीय जीता और दूसरे में ये जीता था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न एक पक्का पूछा जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए इसमें आंसर की हम बात करेंगे तो जो इसमें बताना है सही नहीं है। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, सही नहीं है। विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट की लघु जातम नहीं है, और पाल काव्य की है हस्तायुर्वेद, और वराहमिहिर की है पंच सिद्धांत। तो आर्यभट्ट की कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो हम बात करें लघु जात, ये है जो कृति है ये किसकी है? ये भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। जो लघु जात है, लघु जातक है, ये है अपनी वराहमिहिर की। किसकी? वराहमिहिर की ये रचना है। थोड़ा सा याद रखना है, वराहमिहिर की ये रचना है। कौन सी? लघु जातम ग्रंथ किसका आपसे पूछ लिया जाए, ये याद रखना। पाल काव्य ये हस्तायुर्वेद की है, और हम पाल काव्य की है कृति है हस्तायुर्वेद, वराहमिहिर की है पंच सिद्धांत, और एक ये आ जाएगी लघु जातक भी है। ठीक है, और आर्यभट्ट की आपको बताना है कौन सी हो जाएगी? आर्य सिद्धांत हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आर्य सिद्धांत हो जाएगी। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए, धरातलीय सजावट का, धरातलीय सजावट की पितरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसने किया? इसका पितरा दूरा आ जाए सर्वप्रथम प्रस्तुति निम्न में से किसमें थी? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ये है इत्मादुल्ला का मकबरा। कौन सा भी? इत्मादुल्ला का मकबरा।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है कहाँ पे, ये है आगरा के अंदर। कहाँ पे है, आगरा के अंदर है। और इसे पित्राड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से मिलता है इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक शैली है भी, क्या है, एक प्रकार की शैली है भी। ठीक है, जो पित्राड्यूरा शैली किस प्रकार की है, संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरातों की की गई सजावट, वो होते हैं पित्राड्यूरा। ठीक है, जो भी वो कहाँ पे किया गया है, या इसे कहते हैं एतमा दूल्हा, एतमा दूल्हा भी इसे कहते हैं, या इतमा दूल्हा का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, जिसे ये कौन थे भी एतमादुल्ला, ये थे भी जहांगीर के ससुर के नूरजहां के पिता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बात करते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे भी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी होंगे भी। कौन होंगे, दादा भाई नौरोजी। वैसे ये प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन था, तो दादा भाई नौरोजी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करें, एक जवाहरलाल नेहरू भी आ सकते हैं इसके अंदर। जवाहरलाल नेहरू व दादा भाई नौरोजी 3-3 बार हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डाटा याद रखना है, बाकी आप देख लेना इसका आंसर। गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर दिए थे। किसने बात कर रहा है, गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट निम्न में किसने हस्ताक्षर दिए थे, तो ये दिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, तो वो हुआ था 23वें अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। याद रख लेना, 1907 के अंदर, 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें अधिवेशन का विभाजन गर्म दल व नरम दल में हुआ था। ये थोड़ा याद रखना है, 1907 की बात है। 1920 के कलकत्ता, सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था। किसने समर्थन किया था भी, 1920 के जो कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था अभी, ये किया था अभी अपने, इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था। रतन सागर क्या था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, तो ये एक प्रकार का क्या था भी, पुस्तकालय था भी। रतन सागर एक नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पुस्तकालय का बना हुआ था। आगे देखिए भी, ये मैथ के क्वेश्चन आ गए भी। श्रेणी 60, 30, 20, 15 के अगले पद हैं। ठीक है, 60, 30, अगला पद कौन सा हो जाएगा अभी, इसके आंसर की बात करेंगे तो 12 और 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 12 और 10। ठीक है, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर और 60 आ जाएंगे। इस प्रकार इसका क्रम बनेगा। ठीक है, आगे देखिए भी, अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं पर कम से कम दूरी से चलते हुए ए से बी तक कितने प्रकार से पहुंच सकते हैं, तो हम पहुंच सकते हैं इसमें 6 प्रकार से पहुंच सकते हैं। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार चित्र बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा ये। तो इसमें देखिए ए और यहाँ पे आ जाएगा बी। इसने कहा ए से बी तक कितने प्रकार पहुंच सकते हैं, फिर यहाँ पे ई कर देते हैं, यहाँ पे डी कर देते हैं, यहाँ पे जी कर देते हैं, यहाँ पे ओ कर देते हैं, यहाँ पे एफ कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं और यहाँ पे एच कर देते हैं। तो कम से कम दूरी से चलते हुए ए से बी तक कितनी कर सकते हैं, देखिए पहले आ जाएगा ए, फिर ई, डी, ठीक है, फिर जी,
और बी यहाँ तक, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ से, फिर ए एच, उसके बाद है सी एफ बी, फिर चलेंगे ये आ गया। उसके बाद हम चलेंगे फिर ए से, फिर ए एच, फिर ए एच ओ जी बी आ जाएगा, यहाँ तक जा सकते हैं हम। ये देखो ये जाना है बस, बाकी 6 बार जा सकते हैं आप, मिला लेना, मैंने बता दिया चित्र आपको। फिर देखिए, रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। तो रमेश लड़के से क्या संबंध हुआ, रमेश का लड़के से क्या संबंध हुआ, तो इसका हो जाएगा ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी, ससुर हो जाएगा। ये कह रहा है कि रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। ठीक है, आगे देखिए, भी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। आगे 19 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ये 19 नंबर प्रश्न का मैं बता देता हूँ आपको। 4 नंबर, ललित हितेश से गरीब है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये थोड़े रीजनिंग के हैं, हम थोड़े इसको आंसर मैं बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, 20 नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर आप कर सकते हो, जिनको मैथ आती है वो। उसके बाद में ये 4 नंबर हो गया। 21 नंबर का मैं बता देता हूँ। 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 2 नंबर भी 40% हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना जल्दी जल्दी से। फिर 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, फिर डबल 22 नंबर हम बात करें किसी बारंबारता, तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद तक, ये भी 22 नंबर है, ये 21 नंबर है। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा अभी 2 नंबर। 21 नंबर का 40%, और 22 नंबर अब आ गया किसी बारंबारता बटन का माध्यम व माध्यिका 30 व 28 हो तो मोड क्या हो गया। 22 नंबर की बात करेंगे तो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर का मैं बता देता हूँ। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 92 डिग्री हो जाएगा। 24 नंबर का मैं बता देता हूँ। 24 नंबर में आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे फिर 24 नंबर प्रश्न की बात करें, 24 में आ जाएगा 3 नंबर, ये हो गया। उसके बाद में 25 नंबर में आ जाएगा हमारा 4 नंबर। और आगे बात करते हैं, 26 नंबर में आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये आ गया 27 नंबर में, मैं आपको बता देता हूँ। 27 नंबर में आ जाएगा 1 नंबर, आप अच्छे तरीके से आराम से कर लेना। फिर देखिए 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे हिंदी के, तो इनमें से कौन सा शब्द संधि अशुद्ध है। संधि की बात करेंगे, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी ये शब्द इसमें अशुद्ध है। कौन सा, ये शब्द क्या इसमें अशुद्ध है। तो इसमें देखिए गलत क्या है, वैसे ये शब्द गलत नहीं है, स्त्री उपयोगी सही है, लेकिन इसमें हम बात करें, इसने पूछा अशुद्ध कौन सा है। इसमें देखिए देव्यवतरण के अंदर यण संधि है, कौन सी है, यण संधि है। फिर हम बात करेंगे अध्ययन के अंदर कौन सी संधि है, आधा आ गया, यण संधि है। फिर सन्मार्ग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि है। तो और सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। लेकिन स्त्री उपयोगी शब्द की हम ढंग से देखें तो क्या होगा, स्त्री, स्त्री ऐसे नहीं होगा। अभी मैं बता देता हूं आपको, ये आधा त्रय आएगा यहाँ पे, स, फिर त्रय, फिर यू, फिर प योगी, इस प्रकार शब्द बनेगा अभी। ठीक है, ये तो ये देख लेना, ये गलत है 2 नंबर। ठीक है, ये हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग नहीं है। कौन से शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो पराधीन के अंदर, पराधीन के अंदर परा उपसर्ग नहीं है, इसके अंदर है पर उपसर्ग। क्या है, पर उपसर्ग आएगा, पर उपसर्ग आएगा। ठीक है, और इसमें दीर्घ संधि एक, तो पराधीन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो परा उपसर्ग से बनते हैं पराभव है, परामर्श है, पराजय है, ये सारे के सारे परा उपसर्ग के हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें हमें देखना है। कवियत्री, शुश्रूषा और दंपति और त्योहार, इसमें हम बात करेंगे तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो शुद्ध शब्द है वो दंपति है। ठीक है, तो कवियत्री कौन नहीं होता है, कवियत्री होता है। ठीक है, ऐसे होता है कवियत्री। उसके बाद में शब्द है ये शुश्रूषा, तो ये होता है शु। ठीक है, इसे और ऐसे इसमें शुरू आएगा, फिर ये सैसलेटिव वाला आएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊं त्योहार कैसे होता है, एक मात्रा लगती है त्योहार के,
तो ये ऐसे त्यौहार होता है। ठीक है, ये शब्द इस प्रकार के, और दंपति बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी इसमें हम बात करें तो अकर्मक क्रिया 31 नंबर की बात करेंगे। 4 नंबर, पक्षी उड़ रहा है। पक्षी क्या है? उड़ रहा है। ये इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। बाकी पतंग, वह पतंग उड़ाता है, सकर्मक है। किसान खेत जोत रहा है, और खेत चाहे कर्म नहीं होने पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अकर्मक क्रिया हो जाएगा पक्षी उड़ रहा है। आगे देखिए, भी इंग्लिश के हैं, ये हम नहीं करेंगे। अब देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न आता है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ऐप के बारे में। डाउनलोड करें प्रताप क्लासेस ऐप। वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए समसामयिक की करंट अफेयर्स 2024 भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको ये 14 टॉपिक है करंट के, तो आपको अच्छे तरीके से करने चाहिए। और आरपीएससी के जो मैं पेपर करा रहा हूँ, फर्स्ट पेपर के सामान्य शिक्षा व संस्कृत शिक्षा विभाग के 2011 से 2022 तक आंसर लगे हुए जो है पेपर मिल जाएंगे आपको, और इसकी पीडीएफ भी आप निकाल सकते हो। इसका प्राइस होगा 50 रुपये। कितना होगा? 50 रुपये मिल जाएगा, और ये भी 50 रुपये। आज मौका है, दोनों 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। आपको अच्छे तरीके से इनका रिवाइज करना चाहिए, और जो साथी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल एजुकेशन की तैयारी करें उनके लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए हमारा 36 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, तो इसके आंसर की हम सबसे पहले बात कर लें तो 4 नंबर हो जाएगा। देखिए, इसकी अवधि की बात करें 2012 से 13 से लेकर 2016-17 इसकी अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना की। इसका मुख्य भाव जो थीम हम तीव्र अधिक समावेशी व धारणीय विकास था। इसके दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर का लक्ष्य करीबन 9% था। प्रारूप योजना में उक्त संवृद्धि दर को करीबन 8% पर संशोधित किया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजना पढ़ना है भी अच्छे तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, आगे देखिए, जेतापुरा में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जेतापुरा में बनने वाला ये हो जाएगा किस राज्य में हो जाएगा भी? ये महाराष्ट्र के अंदर है भी। कहाँ पे? जेतपुरा जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगरीय को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है भी। कौन से में? अवरोही क्रम में। तो देखिए, इसमें पहले आ जाएगा मुंबई। ठीक है, पहले आ जाएगा मुंबई, उसके बाद में आ जाएगा कोलकाता, उसके बाद में आ जाएगा चेन्नई। तो इसका क्रम हो जाएगा 3 1 2। क्या हो जाएगा? 3 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 शहर है इसमें हम बात करें जनसंख्या की। 5 शहरों की मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मुंबई की हम बात करें तो कितनी जनसंख्या है? मुंबई की हम बात करेंगे तो लगभग 184 लाख है। फिर हम बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली की जनसंख्या है 163 लाख। फिर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता की है 141। और चेन्नई की है हम बात करें तो 86 लाख। और बेंगलुरु की है लगभग 84 लाख। आगे हम बात करें, पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया था। पुस्तक द लोलैंड का लेखन किसने किया था? तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसका जवाब होगा हमारा झुम्पा लाहिड़ी ने। किसने? झुम्पा लाहिड़ी ने। ठीक है, 4 अप्रैल 2014 को ISNSS 1B का दूसरा उपग्रह प्रशिक्षण किया गया। देखिए, एक टॉपिक है आपका संचार व प्रौद्योगिकी, हमने इस टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दिया है। अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करते रहिए, यहाँ से प्रश्न एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो 3 नंबर, PSLV C24 द्वारा इसे जो है प्रशिक्षित किया गया है। तो ये देख लेना आप अच्छे तरीके से। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है। किससे संबंधित है? ये है भी रसायन विज्ञान से। किससे है? रसायन विज्ञान से। फरवरी 2014 में किसे यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ किया गया था? तो वो थे भी विक्टर यानुकोविच। तो ये करंट के हैं, इसको हमें ज़्यादा पढ़ नहीं पड़ेंगे, करंट के छोड़ देते हैं, हमारे कोई काम के क्वेश्चन नहीं है करंट की। बस आपको देखना है कि इस प्रकार के करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए भी। फिर सीनेट, अमेरिका सीनेट ने किसकी? इलिनॉइस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में नियुक्त की पुष्टि की थी। तो ये सारे के सारे क्या है?
करंट के हैं भी, ठीक है, तो करंट की हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए साइंस क्या है। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियम में 20 मिनट तक डुबोया जाता है। क्या होता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलियन को जो घोल बनाया जाता है उसमें 20 मिनट तक डुबोया जाता है, तो क्या बनता है? तो ये बनता है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलियन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। आगे देखिए भी अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए साइंस के इस प्रकार के एनसीईआरटी के बुक में से आ रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जिसे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, इसकी हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 3 और 4। देखिए वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है, सही है, ये गलत है। और वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच दूरी के अनुसार बदलता है, तो 3 और 2 4 इसके आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मानव बीमारी वंशानुगत द्वारा नियंत्रित होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी मानव बीमारी वंशानुगति की द्वारा नियंत्रित होती है, कौन सी है अभी? तो ये इसमें देखिए, इसमें तो प्रश्न को डिलीट किया गया है अभी, ठीक है, 48 नंबर प्रश्न को डिलीट किया गया है। लेकिन हम इसके आंसर के बारे में देखते हैं कि क्या आंसर इसका हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है ये गोनेरिया, ठीक है, गोनेरिया हो सकता है, ठीक है, याद रख लेना ये। आगे देखिए भी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन की बात करें तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या ये बिल्कुल सही है? जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। तो इसमें हम आंसर की बात करेंगे, एक तो 2 नंबर हो जाएगा और 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये बहुत बड़े प्रश्न आए हैं, अभी निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर क्या होगा, 3 नंबर आंसर होगा। अभी साइंस के इस प्रकार के प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए भी, देखो, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्दों का प्रयोग किया गया? एक प्रश्न पक्का आता ही आता है, चाहे सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, उद्देशिका से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो भारत की संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो लोग व नागरिकों दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। लोग व नागरिकों को कहा है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता की सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की उद्देशिका है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा इसमें राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। आगे प्रश्न देखिए, बड़ा प्रश्न है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करता है। त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करता है। देखिए इसमें हम बात करें, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक कि मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा करने के लिए लिखित में सूचित न करे, ठीक है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। वित्तीय आपातकाल आज तक जारी नहीं किया गया है। तो इसमें आंसर की हम बात करेंगे तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा, जो क्या है, त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करता है, ठीक है। क्या करता है? त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं भी अगला प्रश्न देखिए, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। क्या होता है भी? राष्ट्रपति यहाँ पे क्या होता है? निर्वाचित होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
आगे देखिए भी 54 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, 2 नंबर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये क्या एक है? लेकिन लोकसभा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये याद कर लेना। आगे देखिए भी, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है गलत है? देखिए इसमें उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नदियों से निर्मित है। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था? किस खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था? और ये सीईटी के अंदर भी पूछा गया था। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस ये भी महाराजा जय सिंह के द्वारा बनाए गए थे। याद कर लेना क्रम भी इनका। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग कितना अंश है? तो ये हो जाएगा 1.00। आगे देखिए, राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल, मेगा किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? ये मक्का की किस्में हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न बात करते हैं हम 60 नंबर की। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, अभी भी तैयार हो चुका है लेकिन ये पुराना प्रश्न है। तो इसमें 1 नंबर आंसर हो जाएगा। एक तो खुशी खेड़ा भिवाड़ी के अंदर और निमराना के अंदर प्रथम चरण। शिक्षण का शतावादी स्तर केंद्रित है। शिक्षण का शतावादी स्तर केंद्रित है, कौन सा है भी इसमें? जो शिक्षण है उसका शतावादी स्तर केंद्रित कहाँ पे होता है? कौन सा होता है? तो शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, फिर है NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है भी? ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये भाई शैक्षिक योजना से संबंधित है। किससे है? शैक्षिक योजना से। हो सकता है आपके रिपीट हो जाए यहाँ से। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या था? तो यशपाल समिति की हम बात करें, इसका जो संबंध था वो किससे था? बिना बोझ के सीखना। किसका? बिना बोझ के सीखना। विद्यालय परिषद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से ली गई? ये भी प्रश्न डिलीट हुआ है अभी। इस प्रश्न को तो भाई डिलीट किया गया है, हम नहीं कर सकते इस प्रश्न को। ठीक है, आगे देखते हैं अगले। DISE का पूर्ण रूप क्या है? DISE का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है अभी। DISE, ठीक है, क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए भी, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। ठीक है, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं तो शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री को छोड़कर बाकी सब होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय अधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति भी होते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव के वार्ड में जहां भी स्कूल स्थित है। तो शिक्षा मंत्री इसमें नहीं होते। इसकी आंसर की हम बात करेंगे तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भी, निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रचार किया था वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भी। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। सर्व शिक्षा अभियान से एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आ रहा है और आगे भी आएगा। तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करें तो इसका जो प्रथम संशोधन हुआ था, ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति 1986 में, प्रथम संशोधित 1992 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए भी, SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 2001 के अंदर। 2001 के अंदर इसे लागू किया गया था। याद कर लेना, सर्व शिक्षा अभियान SSA। संयुक्त राष्ट्र ने 1986 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट व गाइड्स को इस मानद रूप में चयनित किया। तो वो किया, ये भी गलत है भी, ये भी डिलीट हुआ प्रश्न। तो ये भी डिलीट हुआ प्रश्न। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान
स्थापित किया गया वो किया गया 7 अगस्त 1961 को, लेकिन अब 4 सैनिक स्कूल और बन चुके हैं अभी। ठीक है, आगे देखिए भाई, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित वाक्य पढ़ें, इसमें कौन सा कथन जो है सही है या गलत है। तो KGB आवासीय विद्यालय है, इसमें संबंधित वाक्य पढ़ना है। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करेंगे। दूसरा, KGB में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और एक हो जाएगा KGB उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं का विद्यालय है। एक A B और F हो जाएंगे इसके। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया था, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, तो ये 45 घंटे। कितने घंटे भी? 45 घंटे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता व अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है, तो वो हो जाएगी। ये भी प्रश्न को गलत किया गया। अभी लगभग प्रश्न जो है 2011-12 में किए गए हैं, सभी के सभी प्रश्न गलत कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये गलत प्रश्न है, अभी इनको देख लेना, बाकी इनको छोड़ देना, कोई मत्थापच्ची मत करना। तो आज के हमारे जो है 75% कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार डेली हम फर्स्ट ग्रेड के पेपर को क्लियर करेंगे। ज़्यादातर हमारा फोकस जीके पर रहेगा, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल जो साथी तैयारी करें तो उनके लिए मैं अगला जो है साइंस के, मैथ के और शैक्षणिक प्रबंधन के, तो आपको स्पेशल करवा रहा हूँ। बाकी मेरा मुख्य उद्देश्य जीके करवाने का है, किस प्रकार के, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को पढ़ने को मिल जाए और आप अच्छे तरीके से देख सकें और आपको अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ने चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैंने जो टेस्ट सीरीज बताई है उसको ज़रूर लेना, अच्छे तरीके से तैयारी करना, और हमारी बुक आएगी उसको पढ़ लेना, एक भी जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।